नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप तेजवानी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं प्रज्ञान एकेडमी पर। और यहां पर हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 की हिंदी विषय की कक्षाएं। हिंदी विषय अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और जो आपके सीबीएसई के और आरबीएसई के 5 विषयों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इस विषय में आपके अंक आने चाहिए बहुत ही अच्छे। इसी मनोकामना के साथ हम शुरुआत करते हैं क्षितिज भाग 2 के गद्य भाग के तीसरे अध्याय की तरफ, तीसरा पाठ जिसका नाम है लखनवी अंदाज और जिसके लेखक हैं यशपाल। जी हाँ, अब यशपाल जी जो इसके लेखक हैं, काफी साधारण जीवन रहा है इनका। इनका जन्म, सबसे पहले यशपाल जो इनके लेखक हैं, इनके लेखक के परिचय के बारे में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। यशपाल जी का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से इन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। अब आप सोचिए कि वो जो दो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके समय के लेखक हैं ये। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए और उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। साथियों, वैसे देश के स्वाधीनता संग्राम में बहुत सारे लेखकों ने अपनी लेखनी के दम पर योगदान दिया है, लेकिन यशपाल एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने लेखनी के साथ साथ अनेक बार अंग्रेजों का सामना करते हुए, उनकी नीतियों का विरोध करते हुए, उनके खिलाफ सत्याग्रहों में भाग लेते हुए जेल गए। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। सामान्य जीवन जीने वाले आम आदमी, है ना, उनकी उनके सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार, यथार्थ यानी वास्तविकता, रियलिटी, जिसमें व्यक्ति को जीना चाहिए। वे सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं हैं। बहुत ही सिंपल इनका व्यक्तित्व था और वो सामाजिक विषमताओं, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ अपनी रचनाएं लिखते थे। उनके कहानी संग्रहों में, अब उनके कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया और फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। ये इनके कहानी संग्रह है। हर एक कहानी संग्रह में अनेक कहानियां इन्होंने लिखी हैं। उनका झूठा सच उपन्यास तो भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। एक बहुत ही सुप्रसिद्ध उपन्यास है झूठा सच, जो यशपाल को दर्शाता है कि उन्होंने उस समय एक मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया था। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। और भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। भाषा में जैसे स्वाभाविकता रहती है, मतलब यथार्थ में जीने वाले थे। सामान्य इनका जीवन था, सामान्य इनके विचार थे, लेकिन देश के प्रति समर्पित थे। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य, ये एक व्यंग्य है। लखनवी अंदाज जो क्या है, एक व्यंग्य है। यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यह एक स्वतंत्र रचना है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि यशपाल जो है एक यथार्थवादी जीवन चरित्र जीने वाले हैं। उनको बनावटीपन या दिखावापन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। देखिए साथियों, पाठ का नाम है लखनवी अंदाज। जैसा कि आपको लग ही रहा है पाठ के शीर्षक से कि एक ऐसे व्यक्तित्व का चित्रण है जिनका अंदाज लखनऊ स्टाइल का है। अब आप कहेंगे सर ये लखनऊ स्टाइल क्या होती है? देखिए, लखनऊ जो हमारा उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वर्तमान में, यह आप ये मान लीजिए कि बड़ी ही एक विचित्र इसकी विशेषता थी कि यहाँ पर नवाबों का रहन सहन ज्यादा था। नवाब लोग काफी रहते थे। वैसे तो नवाब हैदराबाद में और भारत के अन्य प्रदेशों में भी रहते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के नवाबों की खास बात ये थी कि उनका जो रहन सहन, चाल चलन, व्यवहार, उनके बात करने का तरीका, उनका खान पान, ये बिल्कुल अलग होता था। रईसी अंदाज में रहना पसंद करते थे। तो ऐसे ही किसी एक चरित्र की लेखक यशपाल ने
अपने इस व्यंग्य में चर्चा की है। एक नवाब साहब है जिनका अंदाज काफी लखनवी है। अब लखनवी अंदाज वो किस तरह से पेश करते हैं, जनरली जो लखनवी जो नवाब होते हैं वो दूसरे लोगों को थोड़ा सा अपने से कम समझते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे ठाट बाट, हमारा रहन सहन, हमारी रईसी थोड़ी डिफरेंट है दूसरे लोगों से, तो वो अपने आप को थोड़ा सा यूनिक टाइप का मानते हैं। तो बात करते हैं ऐसे किसी व्यक्तित्व की जिनकी मुलाकात लेखक की एक ट्रेन में हुई थी। लेखक यशपाल उस ट्रेन में थे और मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने को उतावली में फूंकार मार रही थी। फूंकार मार रही थी यानी कि भाई ट्रेन शुरू होने वाली है। कहाँ की? मुफस्सिल की। अब यहाँ पर एक मुफस्सिल शब्द है जो उर्दू का शब्द है। मुफस्सिल का मतलब प्रोविंसेस से हो सकता है, मुफस्सिल का मतलब एक पुराने शहर से हो सकता है, और मुफस्सिल का मतलब एक ऐसे स्थान से हो सकता है जहां पर काफी लोग इकट्ठे हो, वहां के केंद्र के आसपास की जगह, ये एक मुफस्सिल कहलाती है। तो पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने को उतावली हो रही थी, यानी हुंकार मार रही थी, यानी इन्हें सीटी बजा दी थी, हॉर्न दे दिया था। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। देखिए यहाँ पर इस पंक्ति में आपको बताया गया है, एक सेकंड क्लास वर्ड का यूज हुआ है हिंदी में। आपको पता है कि जो ट्रेन भारतीय रेलवे जो चलती है उसमें अलग अलग ट्रेनों में अलग अलग तरह की कैटेगरीज है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, है ना, स्लीपर, और उसके अलावा जनरल। तो उस समय ऐसा रहा होगा कि शायद तीन कैटेगरी होंगी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और जनरल। तो जो सामान्य दर्जा है, सामान्य, उसमें पैसे कम लगते थे लेकिन उसमें भीड़ बहुत होती थी। तो अभी जो रिजर्वेशन करवाने वाला सिस्टम है वो उस समय सामान्य से ऊपर जो है, जैसे सेकंड क्लास इन्होंने शब्द यूज किया, हो सकता है इससे ऊपर फर्स्ट क्लास भी हो। तो सेकंड क्लास यानी थोड़ा उसमें पैसा ज्यादा लगता था और आराम करने में थोड़ा सा अच्छा महसूस होता था क्योंकि भीड़ भाड़ कम होती थी, और जिन लोगों को एकांत पसंद है, अकेलापन पसंद है, वो लोग इस क्लास को प्रेफर करते थे। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। अब यशपाल की क्या सोच थी कि एकांत में रहेंगे, ट्रेन का सफर ज्यादा लंबा नहीं था लेकिन वो एकांत में रहकर प्रकृति के दृश्य देखने चाहते थे। और क्योंकि कहानीकार थे तो लेखक का तो यही रहता है कि कहीं ना कहीं एक मौका ढूंढते हैं अकेले में बैठने का और एक कहानी लिख डालते हैं। तो यही सोचकर उन्होंने टिकट सेकंड क्लास का लिया। गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। सेकंड क्लास में बहुत सारे डिब्बे होते हैं, उन्होंने देखा एक डिब्बा खाली था, रिजर्वेशन टाइप का ऐसा कुछ नहीं था लेकिन डिब्बा खाली था, उसके दाम थोड़े ज्यादा लगते थे। वो भाग कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, जैसा कि उनको अनुमान था कि डिब्बा निर्जन होगा यानी बिना व्यक्तियों के होगा, निर्जन यानी बिना व्यक्तियों के, लेकिन ऐसा नहीं था। उसमें उनका अनुमान प्रतिकूल निकला यानी उल्टा पड़ गया कि इसमें कुछ लोग थे। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। लेखक ने देखा कि एक बर्थ ट्रेन में होती है, एक बर्थ के वहां पर एक लखनवी अंदाज वाले लोग, लखनऊ के नवाब साहब, सफेद पोश यानी एक सज्जन व्यक्ति थे, भद्र व्यक्ति लग रहे थे, और बहुत ही सुविधा के साथ पालती मारकर बैठे थे अपने नवाबी अंदाज में। और उनके सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पे रखे थे। खीरा आपको पता है, कुकुम्बर। ऐसे दो कुकुम्बर बिल्कुल ताजा उनके तौलिए पे रखे हुए थे। डिब्बे में सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न सा का असंतोष दिखाई दिया। अब जैसे ही उस डिब्बे में लेखक पहुंचे, क्योंकि नवाब साहब वहां पर पहले से ही मौजूद थे, जैसे ही लेखक उस ट्रेन में चढ़कर उस बर्थ की तरफ पहुंचे तो उनको, नवाब साहब को ऐसा लगा कि मेरे एकांत को कौन भंग करने आ गया है। ठीक है ना, थोड़ा उन्होंने एक, उनको ऐसा लगा कि जो वो आत्मचिंतन कर रहे थे उसमें उनको थोड़ा सा एक असंतोष सा दिखाई। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शोक करते देखे जाने के संकोच में हो। तो वो जो सज्जन थे उन्होंने देखा कि ये लेखक मेरे एकांत में आ गए हैं, या तो वो लेखक ने अब सोचा कि हो सकता है कि ये भी एक कहानी के लिए जो सूझ चिंतन में हो, यानी वो भी एक बहुत गहरी चिंता कर रहे हो कि उन्हें भी एक कहानी लिखनी है। और
जो लेखक ने वहां पर खीरे देखे तो खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। संगति क्या होती है? आसपास के लोग। तो जैसे ही नवाब साहब ने लेखक को देखा और वो उनके सामने आकर बैठ गए, उन्होंने उस संगति में कोई उत्साह नहीं दिखाया, कोई अभिवादन नहीं किया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। वो भी अपनी आंखें इधर फेर कर और अपने आत्मसम्मान में उनके सामने वाली सीट पर बैठ गए। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। कल्पनाशील थे लेखक, तो कर ही रहे थे कल्पना। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे कि नवाब साहब को मेरे आने से जो असुविधा हुई है, वैसे तो लेखक का भी उद्देश्य ये था कि वो एकांत में जाकर बैठे और कहानी रच दें, तो हो सकता है नवाब साहब को भी परेशानी हुई हो मेरे आने से। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा। स्वाभाविक है, जैसा लेखक सोच रहा था वैसा ही नवाब साहब ने सोचा हो कि एकांत में बैठकर यात्रा करेंगे। अब टिकट तो उन्होंने खरीद लिया, लेकिन अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेदपोश उनके मंझले दर्जे में सफर करता दिखे। लेकिन नवाब साहब को ये मंजूर नहीं था, यानी उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि मंझले दर्जे यानी सेकंड क्लास में कोई और इस शहर का व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति और इसमें सफर करे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। उन्होंने अकेले जो सफर का मजा लेने के लिए खीरे खरीदे होंगे कि भाई खीरे खाते खाते आराम से जाएंगे, सस्ती चीज भी है और खाते भी चले जाएंगे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से सॉरी अकेले सफर का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? लेकिन खीरे जैसी सस्ती चीज अब किसी भद्र व्यक्ति के सामने या किसी सज्जन पुरुष के सामने कैसे खाएं? हम कौन? लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, टेढ़ी टेढ़ी नजर करके। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह! नवाब साहब से सहसा हमने संबोधन किया। आदाब अर्ज। आदाब अर्ज क्या होता है? अभिवादन करने का एक तरीका है। खीरे का शौक फरमाएंगे? किसने कहा? नवाब साहब ने। नवाब साहब ने लेखक से पूछा कि आप खीरा खाएंगे, यानी खीरे का शौक फरमाएंगे। शौक फरमाना, मैंने आपको बताया ना, नवाबी अंदाज है बात करने का। उनके बात करने का लहजा ही ऐसा होता है कि पता पड़ जाता है कि ये नवाब है। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। जब लेखक ने कोच में एंट्री की थी, उस बर्थ पे आकर बैठ गए थे, उस बर्थ के आसपास सामने वाली सीट पर बैठ गए थे, तो लेखक का कहना था कि नवाब साहब का अंदाज उस समय सही नहीं था, लेकिन अभी वो उनको खीरा खाने के लिए ऑफर कर रहे हैं, तो ये बदला हुआ मिजाज उनको अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। यानी लेखक को अंदाजा हो गया था कि मुझे खीरा ऑफर करके अब मुझे ये सामान्य व्यक्ति समझने लगे हैं। ठीक है ना? कि वो तो खुद तो नवाब साहब है और ये इन्होंने सोचा है सामान्य व्यक्ति है, मैं उनको ऑफर कर देता हूँ और ये खा लेंगे। जवाब दिया, शुक्रिया। किबला शौक फरमाए। यहाँ पर एक शब्द आया उर्दू का किबला। किबला का अर्थ किसी दिशा की ओर इंगित करते हुए कि आप खुद खाएं, है ना? और वैसे किबला का एक अर्थ मक्का के लिए भी, मक्का के इशारे की तरफ भी होता है। नवाब साहब ने मक्का यहाँ पर खाने वाला भुट्टा नहीं है। मक्का यहाँ पर अर्थ जो मुस्लिमों का पवित्र स्थल है मक्का मदीना, उससे संबंधित है। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की की ओर बाहर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर अपने सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर, उन्होंने सीट के नीचे लोटा रखा हुआ था, उसको उठाकर दोनों खीरों को खिड़की के बाहर धोया। बाहर इसलिए धोया कि अंदर कहीं पानी नहीं गिर जाए। जनरली ऐसा ही होता है, हम भी ट्रेन में सफर करते हैं तो कुछ चीज धोने की होती है और चलती ट्रेन में हम उसे बाहर ही धोते हैं, अगर आप उस दर्जे में सफर कर रहे हो तो। फिर उन्होंने जेब से खीरे को बाहर निकाल कर धोया और फिर तौलिए से पोंछ लिया। जेब से उन्होंने चाकू निकाला, चाकू भी उनके पास था। दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। आपको पता है, जब आप घर पे आप देखते होंगे कि जब भी कभी खीरा कटता होगा घर पे, तो अच्छी तरह से धोकर उसका ऊपर वाला सिरा काट कर उसको झाग लाने के लिए उसका ऊपर का हिस्सा उसके सिरे पर ही वापस घुमाते रहते हैं। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। करीने से यानी व्यवस्थित रूप से, जैसा एक प्लेट में सजाया जाता है। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे का इस्तेमाल का तरीका जानते हैं।
ग्राहक के लिए जीरा मिला हुआ नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। सुर्खी यानी चुटकी, बुरक दी यानी छिड़क देना। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट हो रहा था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख हीरे के रसास्वादक की कल्पना से प्लवित हो रहा है। प्लावित यानी उनके मुंह में पानी आ रहा है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, तो कनखियों से यानी टेढ़ी टेढ़ी दृष्टि से, कि मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। कि लोगों की नजरों से बच सके इस ख्याल में वो अपनी असलियत पर उतर आए। ठीक है ना, उन्होंने वही उसी तरीके से जिस तरीके से खीरा खाया जाता है, खाने करने के लिए जो तैयारी की जाती है उस तरीके से उन्होंने तैयारी कर ली थी। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। एक बार फिर उन्होंने लेखक की तरफ देखा। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। फिर से नवाब साहब ने ऑफर किया लेखक को खीरा काटने के बाद कि शौक फरमाइए, यानी आप इसका सेवन कीजिए। ये बालम खीरा है। बालम खीरे की एक क्वालिटी है जो थोड़े बड़े आते हैं और थोड़े अच्छे आते हैं, पानी वाले होते हैं। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। अब नवाब साहब ने ऑफर किया। यशपाल ने उन खीरों को देखा तो उनके मन में तो इच्छा हुई उसको खाने की। उनके मुंह में भी पानी आ ही रहा था, लेकिन पहले वो नवाब साहब को इनकार कर चुके थे, अब भला कैसे खा ले। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उन्होंने कहा मेरे मेरे आत्मसम्मान की बारी है, यानी मैं पहले मना कर चुका हूं, अब इनके ऑफर करने के बाद मैं अगर खा लेता हूं तो थोड़ा उचित नहीं होगा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, यानी मुझे खाने की इच्छा नहीं है। मैदा भी जरा कमजोर है। मैदा यानी आमाशय या पेट। किबला शौक फरमाए, आप ही खाइए। नवाब शाह ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। अब नवाब साहब उन खीरे की फांकों की तरफ देख रहे हैं। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खिड़की के बाहर देखा और उन्होंने लंबी सांस ली, जैसे कि उन्होंने खीरे की खुशबू ली हो। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फिर वो खीरे की फांक उठाकर होठों तक लाए और स्वाद के आनंद में पलकें मूंद कर, पलक क्या होती है, आंखों की ये तितलियां, पलकें उनकी मूंद गई, जैसे कि उन्होंने उसका सेवन कर लिया। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। उनके मुंह में बहुत सारा पानी था उस खीरे को खाने को लेकर। आपके मुंह में भी कभी कभी जैसे पानी पूरी खाने जाते हैं या कुछ और चीज खाने जाते हैं बाजार से, तो मुंह में पानी आता रहता है। तो नवाब साहब भी उस खीरे को होठों तक लाए और मुंह में उनके पानी भरा हुआ, तो पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। बड़े ताज्जुब की बात है, वो यहां तक लाए, उसको सूंघा और उस खीरे के टुकड़े को, उस फांक को, यानी उसके टुकड़े को बाहर फेंक। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। अब नवाब साहब ऐसे ही सारे जो दो खीरों के उन्होंने टुकड़े किए थे, फांके की थी, उनको उठा उठाकर बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए, मानो उन्होंने खीरा खा लिया हो। और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया था। हमारी ओर यानी लेखक की ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। अब नवाब साहब ने वो खीरा खाया नहीं और सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। तौलिए से हाथ उन्होंने पोंछे, होठ पोंछे और उन्होंने लेखक की तरफ देखा और वो बताना चाह रहे हो कि शायद उन्होंने खीरा खा लिया है। और यही है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। तहजीब यानी मर्यादा और नज़ाकत यानी कोमलता। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस एवं एब्स्ट्रैक्ट। सूक्ष्म यानी बहुत छोटा तरीका था कि खीरे को कैसा खाया जाए, कैसे महसूस किया जाए। नफीस यानी बहुत बढ़िया और एब्स्ट्रैक्ट यानी काल्पनिक, कल्पना मात्र थी उनकी खीरा खाने की। एब्स्ट्रैक्ट आपने सुना होगा, नाउन का एक टाइप होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो दिखाई नहीं देता है, तो लगभग काल्पनिक ही शब्द यूज होगा यहाँ पर। एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है, यानी उदर यानी पेट की तृप्ति यानी भूख शांत हो सकती है? ये प्रश्न उन्होंने अपने आप से किया। नवाब साहब की ओर से भरे
पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। अब नवाब साहब के मुंह से क्या सुनाई दिया? जैसे कि उन्होंने खीरा खा लिया और अब उन्हें डकार आई हो, तो डकार जैसा उन्हें महसूस हुआ और स्वाभाविक रूप से डकार की उन्हें आवाज आई। और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, और जैसे उन्होंने उनकी ओर देखकर कह दिया कि भाई खीरा लजीज होता है, उन्होंने कहा कि खीरा लजीज होता है, कि बहुत पसंद है मुझे और बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन होता है शकील। शकील यानी थोड़ा सा कम पचने वाला, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता, मैदे पे यानी पेट पे या आमाशय पे बोझ डाल देता। तब ज्ञान चक्षु खुल गए, चक्षु यानी नेत्र, ज्ञान के नेत्र खुल गए, किसके? लेखक के। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। देखिए साहब, ये है लेखक। मैं यहाँ पर कहानी लिखने आया था ट्रेन में कि कोई कहानी लिख दूंगा, लेकिन इन्होंने बिना पात्र के, ठीक है, बिना कथानक के, किसी के भी इन्होंने कहानी लिख दी। यानी इन्होंने खीरा खाया भी नहीं और डकार भी आ गई और ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे इन्होंने खीरा खा लिया हो। ये इनका नवाबी और रईसी अंदाज। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है? लेखक ने विचार किया, जब बिना खीरा खाए ही उनका पेट भर सकता है और डकार भी आ सकती है, तो लेखक ने विचार किया कि बिना विचार, बिना घटना और पात्रों के, और लेखक की केवल इच्छा होनी चाहिए लिखने की, इससे नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? तो यही इस लेखक के विचार थे। और लेखक यशपाल ने बड़े ही जोरदार अंदाज में, लखनवी अंदाज में, एक लखनवी नवाब साहब के चरित्र का चित्रण किया है कि किस तरह से उनके ठाट बाट थे, किस तरह का उनका रहन सहन था, किस तरह एक छोटी सी मुलाकात जो उनकी डिब्बे में हुई थी, ट्रेन के उस डिब्बे में, और उससे उनकी जो व्यक्तिगत विशेषता थी उनकी, और एक नवाबी अंदाज था, उसका उन्होंने पता लगाया और कैसे उसको उजागर किया अपने पाठकों के सामने। बड़ा ही जबरदस्त। मिलते हैं अगले पार्ट में एक बार फिर। आप इस चैनल को अपडेट कर लीजिए, आप नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू वेरी मच।